नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL के बारे में। ये भारत की एरोस्पेस और डिफेंस सेक्टर की आप कह सकते हैं बहुत बड़ी कंपनी है। जी हाँ, बिल्कुल। एक तरह से रुखगाट, रीढ़ की हड्डी है ये हमारे रक्षा उद्योग की। हाँ, तो हमारे पास इसके बारे में कुछ जानकारी है, एक तरह का इंट्रोडक्टरी नोट है। और आज हम इसी के आधार पर समझेंगे कि HAL की शुरुआत कैसे हुई, ये करती क्या है, इसका स्ट्रक्चर कैसा है और इसकी कुछ खास उपलब्धियां क्या रही हैं। बिल्कुल। देखिए, इसकी स्थापना 1963 में हुई थी और जैसा आपने कहा, ये सिर्फ एक कंपनी नहीं है, भारत के लिए स्ट्रेटेजिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण है। इसका काम है एयरक्राफ्ट, हेलीकॉप्टर, उनके इंजन, एवियोनिक्स मतलब जो हवाई जहाजों के इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम होते हैं ना। हाँ हाँ, कॉम्प्लेक्स इलेक्ट्रॉनिक्स। जी। तो इन सब का डिजाइन, डेवलपमेंट, मैन्युफैक्चरिंग और फिर उनकी मरम्मत, रख रखाव, ये सब कुछ HAL देखती है। अच्छा, यानी शुरुआत से अंत तक पूरा काम। और इनका फोकस तो हमारी डिफेंस फोर्सेस पे ही रहा है ना, एयरफोर्स, आर्मी, नेवी। बिल्कुल। मुख्य ग्राहक वही हैं, वायुसेना, थल सेना, नौसेना और कोस्ट गार्ड भी। मतलब पिछले 50 सालों से भी ज्यादा वक्त से ये हमारी सेनाओं को सपोर्ट कर रहे हैं। ये रिश्ता बहुत गहरा है। 50 साल से ज्यादा, ये तो वाकई बहुत लंबा समय है। तो इतने बड़े काम को संभालने के लिए इनका सेटअप कैसा है, मतलब ऑर्गेनाइजेशन कैसा है? काफी बड़ा और फैला हुआ सेटअप है। पूरे भारत में इनके 5 मेन कॉम्प्लेक्स हैं, जैसे बैंगलोर कॉम्प्लेक्स, मिग कॉम्प्लेक्स, हेलीकॉप्टर कॉम्प्लेक्स, एक्सेसरीज वाला और एक डिजाइन कॉम्प्लेक्स। अच्छा, 5 अलग अलग कॉम्प्लेक्स। हाँ, और इनके अंडर फिर करीब 20 प्रोडक्शन डिवीजन है और 10 रिसर्च और डिजाइन यानी R&D सेंटर्स भी हैं। बाप रे, 20 प्रोडक्शन यूनिट्स और 10 R&D सेंटर। जी। और इसके अलावा भी काम को और बढ़ाने के लिए इन्होंने 12 कमर्शियल जॉइंट वेंचर बना रखे हैं दूसरी कंपनियों के साथ और 2 सब्सिडियरी कंपनियां भी हैं। तो आप समझ सकती हैं कि इनका स्केल कितना बड़ा है। हाँ, ये तो बहुत ही व्यापक नेटवर्क लगता है। इतने बड़े स्केल पर काम करने के लिए तो थोड़ी आज़ादी, मतलब ऑटोनॉमी भी चाहिए होती होगी। वो नवरत्न स्टेटस के बारे में कुछ बताइए ना। हाँ, वो एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। जून 2007 में भारत सरकार ने HAL को नवरत्न का दर्जा दिया था। अच्छा। इसका मतलब यह है कि कंपनी को ऑपरेशनल और स्ट्रेटेजिक मामलों में ज्यादा छूट मिलती है। वो अपनी निवेश और योजनाओं के बारे में एक हद तक खुद तेजी से फैसले ले सकते हैं। मतलब थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है काम करने में। बिल्कुल। इससे उनकी कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ती है, फैसले जल्दी होते हैं। और परफॉर्मेंस, हमने सुना है कि रक्षा मंत्रालय से इनको लगातार एक्सीलेंट रेटिंग मिल रही है। जी हाँ, 2002 से लगातार हर साल रक्षा मंत्रालय के साथ इनके कुछ परफॉर्मेंस टारगेट्स तय होते हैं। अच्छा, MOU साइन होता होगा? हाँ, बिल्कुल, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। और HAL लगातार उन लक्ष्यों को पूरा कर रही है, इसलिए उत्कृष्ट यानी एक्सीलेंट रेटिंग मिल रही है। ये उनकी विश्वसनीयता और क्षमता का प्रमाण है। सही बात है। ये सिर्फ रेटिंग नहीं, एक तरह से भरोसे का सिंबल है राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए। निश्चित रूप से। अब जरा टेक्नोलॉजी पे आते हैं। HAL अपने प्रोडक्ट्स कैसे बनाती है? क्या सब कुछ खुद ही डिजाइन और डेवलप करते हैं या बाहर से भी टेक्नोलॉजी लेते हैं? यहाँ ना एक बड़ा दिलचस्प बैलेंस देखने को मिलता है। HAL स्वदेशी डिजाइन और डेवलपमेंट पर बहुत जोर देता है और अब तक जहां तक मुझे याद है, हाँ, 17 तरह के एयरक्राफ्ट इन्होंने खुद डिजाइन किए हैं। 17, ये तो काफी बड़ी संख्या है। जी। लेकिन साथ ही साथ वो विदेशी कंपनियों के साथ, जिन्हें OEM कहते हैं, ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स, हाँ हाँ। उनके साथ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और लाइसेंस एग्रीमेंट करके भी प्रोडक्शन करते हैं। इस तरह से भी करीब 14 तरह के विमान इन्होंने बनाए हैं। अच्छा, तो मतलब अपनी कैपेबिलिटी भी बना रहे हैं और जहां जरूरत है वहां बाहर से बेस्ट टेक्नोलॉजी भी ला रहे हैं। बिल्कुल सही। ये बैलेंस बहुत जरूरी है। देखिए, स्वदेशी डिजाइन से आत्मनिर्भरता बढ़ती है ना। सही। देश की अपनी जरूरतें पूरी होती हैं, टेक्नोलॉजी पर हमारी अपनी पकड़ बनती है। सही। और लाइसेंस प्रोडक्शन से क्या होता है कि सेना को जो एडवांस टेक्नोलॉजी चाहिए वो जल्दी मिल जाती है और HAL को भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पर काम करने का, बनाने का, मेंटेन करने का अनुभव मिलता है। तो ये दोनों के लिए फायदेमंद है, देश की रक्षा तैयारी के लिए भी और HAL की अपनी ग्रोथ के लिए भी। बिल्कुल। तो अभी करंटली कौन-कौन से मेन प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं HAL में? क्या बना रहे हैं आजकल? अभी तो कई अहम प्रोजेक्ट्स लाइन में हैं, जैसे हमारा अपना लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस। हाँ, तेजस तो काफी चर्चा में रहता है। जी। फिर डोर्नियर 228, ये एक लाइट ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है। हेलीकॉप्टर्स में ध्रुव, एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर ALH, लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर LCH और लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर LUH, ये सब बन रहे हैं। अच्छा, ये सब नए डिजाइन हैं। हाँ, ये ज्यादातर नए और आधुनिक डिजाइन है,
लेकिन इसके अलावा जो पुरानी प्रोडक्शन लाइंस हैं वो भी चालू हैं, जैसे Su-30 MKI फाइटर जेट। हाँ, सुखोई। जी, हॉक एडवांस्ड जेट ट्रेनर, और जो हमारे पुराने लेकिन बहुत भरोसेमंद हेलीकॉप्टर हैं, चेतक और चीतल, वो भी बन रहे हैं। अच्छा, तो नए के साथ साथ पुराने मॉडल्स का प्रोडक्शन भी जारी है, जरूरत के हिसाब से। बिल्कुल। और एक और बात, HAL अब एक्सपोर्ट पर भी ध्यान दे रहा है, अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को दूसरे देशों को बेच रहा है और इसे बढ़ाने की कोशिश में है। ये तो अच्छी बात है। तो अगर हम संक्षेप में कहें तो HAL भारत के एरोस्पेस और डिफेंस इकोसिस्टम की एक मजबूत कड़ी है, जो स्वदेशी क्षमता और ग्लोबल पार्टनरशिप दोनों को साथ लेकर चल रही है। बिल्कुल सही कहा आपने, एक महत्वपूर्ण स्तंभ है ये। और अगर भविष्य की बात करें तो आगे भी कई रोमांचक प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं, जैसे HTT-40 बेसिक ट्रेनर एयरक्राफ्ट, अच्छा, ALH ध्रुव का नेवल वर्जन जिसे यूटिलिटी हेलीकॉप्टर मैरिटाइम कहा जा रहा है, तेजस का और भी एडवांस्ड वर्जन आएगा, और एक बहुत ही फ्यूचरिस्टिक कॉन्सेप्ट है कॉम्बैट एयर टीमिंग सिस्टम यानी कैट्स। कैट्स ये क्या है? इसमें मानव चालित विमान और बिना पायलट वाले ड्रोन विमान एक टीम की तरह मिलकर काम करेंगे। ये भविष्य की लड़ाई का तरीका हो सकता है। वाह, ये तो बहुत ही एडवांस लग रहा है। तो चलिए आज की चर्चा को यहीं रोकते हैं। HAL की कहानी वाकई दिलचस्प है। जी हाँ। जाते जाते श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। जिस तरह HAL स्वदेशी डिजाइन और लाइसेंस वाली विदेशी टेक्नोलॉजी के बीच एक संतुलन बनाकर चल रहा है, आपको क्या लगता है भविष्य में भारत की आत्मनिर्भरता और ग्लोबल डिफेंस मार्केट में उसकी जगह के लिए इस संतुलन का क्या महत्व होगा? इस पर जरूर सोचिएगा। बिल्कुल, ये एक अहम सवाल है। नमस्कार। आज हम एक गहरी नजर डाल रहे हैं हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL के ताजा वित्तीय नतीजों पर। जी, ये 31 मार्च 2025 को जो साल खत्म हुआ उसके ऑडिटेड रिजल्ट्स हैं। हमारे पास कंपनी के अपने आंकड़े हैं और साथ में ऑडिटर्स की रिपोर्ट भी। तो कोशिश यही रहेगी कि दोनों को मिलाकर एक पूरी तस्वीर समझें। बिल्कुल। और शुरू करने के लिए अच्छी बात यह है कि ऑडिटर्स ने अपनी अनमॉडिफाइड ओपिनियन दी है। अच्छा, अनमॉडिफाइड ओपिनियन मतलब मोटे तौर पे वो मानते हैं कि फाइनेंशियल्स ठीक है, सही पिक्चर दे रहे हैं, लेकिन उन्होंने कुछ एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ जरूर डाले हैं। अच्छा, एम्फेसिस ऑफ मैटर ये क्या होता है? इसका मतलब है कि कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिन पे वो अलग से ध्यान दिलाना चाहते हैं, भले उनकी ओवरऑल राय ना बदले, पर ये चीजें जरूरी हैं। ठीक है, तो मतलब ऑडिटर सहमत हैं, पर कुछ खास बातों पर गौर करना होगा। चलिए, सबसे पहले बड़ी तस्वीर देखते हैं, मुनाफा वगैरह कैसा रहा कंपनी का। हाँ, तो वित्त वर्ष 2024-25 HAL के लिए प्रॉफिटेबल रहा है। स्टैंडअलोन नेट प्रॉफिट मतलब सिर्फ HAL का अपना, वो करीब 831.86 करोड़ रुपए है। ओके। और अगर ग्रुप लेवल पर देखें, कंसोलिडेटेड, तो वो 836.41 करोड़ रुपए के आसपास। ठीक है। और शेयर होल्डर्स के लिए भी अच्छी खबर है, 25 रुपए प्रति शेयर का अंतरिम डिविडेंड भी अनाउंस किया है। बढ़िया, तो मुनाफा कमाया है। अब आते हैं उन खास बातों पर जिन पर ऑडिटर ने उंगली रखी है। वो पुराने मामले सुलझाने वाली बात क्या थी? सेल्स टैक्स का कुछ था? हाँ, वो काफी बड़ा और पुराना मामला था। महाराष्ट्र सरकार के साथ 1986-80 से लेकर सोचिए 2017-18 तक का। बाप रे, बहुत पुराना ही। और कमाल की बात ये है कि जो डिस्प्यूटेड डिमांड थी वो 10,000 करोड़ से भी ज्यादा थी। 10,000 करोड़? हाँ, और वो सेटलमेंट के बाद सिर्फ 274 करोड़ रह गई। कंपनी ने 247 करोड़ दिए, जो ग्राहक ने रीइंबर्स भी कर दिए। अरे वाह, 10,000 करोड़ से सीधे 274 करोड़ रुपए, ये तो जबरदस्त राहत है। बिल्कुल। और एक सैलरी वाला भी कुछ मसला था शायद अधिकारियों के। जी, वो अधिकारियों के पे फिक्सेशन का मामला था। उसमें कर्नाटक हाई कोर्ट का फैसला उनके फेवर में आया। तो कंपनी ने अब कोर्ट का ऑर्डर मान लिया है। अच्छा। जो पैसा पहले रिकवर किया था वो वापस किया है या उसका प्रोविजन रिवर्स किया है। कर्मचारियों का ऐसा ही केस अभी कोर्ट में है, तो उसका प्रोविजन बना हुआ है। इन सब एडजस्टमेंट्स की वजह से इस साल के एम्प्लॉय कॉस्ट को पिछले साल से सीधे कंपेयर करना थोड़ा मुश्किल है। समझ गया। कई फैक्टर्स हैं। अच्छा, अब जरा ऑपरेशंस पर आते हैं। वो एक Su-30 प्लेन क्रैश की खबर थी। हाँ, वो जून 2024 में हुआ था, नासिक के पास। HAL ने ही उसे ओवरहॉल किया था। ओहो, तो फिर? तो क्योंकि प्लेन तब HAL की कस्टडी में था, ग्राहक ने रिप्लेसमेंट मांगा है। इंश्योरेंस से कुछ 140.71 करोड़ का क्लेम तो मिला है। हाँ। लेकिन सावधानी बरतते हुए कंपनी ने नए प्लेन की कॉस्ट के लिए 843.36 करोड़ का एक प्रोविजन बनाया है। 443 करोड़ रुपए सिर्फ एक प्लेन के लिए, ये तो बहुत बड़ी रकम है। जी हाँ,
ये काफी सिग्निफिकेंट अमाउंट है। प्रोविजन का मतलब है कि कंपनी ने इस संभावित खर्च के लिए इतनी रकम एक तरह से अलग रख दी है। ये तो सोचना पड़ेगा कि ओवरऑल प्रोसेस में क्या रिस्क है, या ये बस एक अनहोनी थी। और वो पिछली बाढ़ का क्या हुआ? हाँ, सितंबर 2022 वाली बाढ़ से जो इन्वेंट्री डैमेज हुई थी, उसका नुकसान रीअसेस किया गया है। इंश्योरेंस क्लेम अभी प्रोसेस में है और प्रोविजन को एडजस्ट किया गया है। ओके, और एक फ्रॉड का भी जिक्र था, छोटा मोटा। जी, कानपुर डिवीजन में करीब 55 लाख रुपए की साइबर धोखाधड़ी, पेमेंट गलत अकाउंट में चला गया। अच्छा, मामला साइबर क्राइम सेल में है और उसके लिए भी प्रोविजन बना लिया है। ठीक है। अब जरा इन्वेस्टमेंट्स और जॉइंट वेंचर्स मतलब जेवीज की बात करें, वहां क्या चल रहा है? एक तो नया इन्वेस्टमेंट है, सिस्टम्स टेस्टिंग एंड रिसर्च फॉर एडवांस्ड मटेरियल्स फाउंडेशन करके एक सेक्शन 8 कंपनी है, उसमें 61 लाख रुपए लगाए हैं। दूसरी तरफ कुछ मौजूदा जेवीज हैं, जैसे हैट्सऑफ और हेल्बिट एवियोनिक्स। उनके गोइंग कंसर्न पर, मतलब भविष्य में चलते रहने की क्षमता पर, ऑडिटर ने थोड़ी अनिश्चितता जताई है। अच्छा, लेकिन मैनेजमेंट का क्या कहना है? मैनेजमेंट को तो भरोसा है कि वो चलते रहेंगे, पर ऑडिटर्स थोड़ा ज्यादा सतर्क रवैया अपनाते हैं ऐसे मामलों में। ठीक है। इसके अलावा एक जेवी मल्टी रोल ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट लिमिटेड, उसे बंद करने की सैद्धांतिक मंजूरी मिली है, पर अभी गवर्नमेंट अप्रूवल बाकी है। ओके। और 2 जेवीज के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मिले नहीं तो उन्हें कंसोलिडेट नहीं किया, हालांकि उनका असर बहुत ज्यादा नहीं माना गया। और आखिर में एक गवर्नेंस का मुद्दा भी है जो बार बार उठ रहा है। हाँ, और ये काफी अहम है। ऑडिट रिपोर्ट में बार बार ये बात आ रही है कि कंपनी में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स की संख्या कम है, जितनी कानूनन होनी चाहिए उतनी नहीं है। तो इसका असर क्या पड़ रहा है? असर ये है कि कंपनी एक्ट और सेबी के नियमों के हिसाब से जो ऑडिट कमेटी और नॉमिनेशन कमेटी बननी चाहिए, उनका पुनर्गठन सही से नहीं हो पाया है। ये नियमों का पालन न करना है बेसिकली। तो अगर हम सब कुछ समेटें तो तस्वीर थोड़ी मिलीजुली सी है। बिल्कुल। एक तरफ तो कंपनी मुनाफा कमा रही है, डिविडेंड दे रही है, पुराने बड़े झंझट निपटा रही है। सही। वहीं दूसरी तरफ Su-30 क्रैश जैसे बड़े ऑपरेशनल झटके भी हैं, जिनके लिए भारी भरकम प्रोविजन करने पड़े हैं, और साथ में ये गवर्नेंस वाली चिंताएं भी हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। ये नतीजे साफ दिखाते हैं कि कंपनी का परफॉर्मेंस सिर्फ अंदरूनी मैनेजमेंट पर ही नहीं, बल्कि बाहरी घटनाओं और नियमों के माहौल पर भी कितना ज्यादा निर्भर करता है। और श्रोताओं के लिए एक बात सोचने वाली, भविष्य में ये देखना वाकई दिलचस्प होगा कि HAL इन गवर्नेंस गैप्स को कैसे भरती है, क्योंकि अच्छी गवर्नेंस तो निवेशकों के भरोसे के लिए बहुत जरूरी है ना। जी हाँ। और दूसरा, ये जो Su-30 जैसे बड़े प्रोविजन हैं, ये आगे चलकर कंपनी के मुनाफे पर कितना असर डालेंगे? ये कुछ सवाल हैं जिन पर हमारी नजर बनी रहेगी। करेंगे जी बिल्कुल। हमारे पास जून, सितंबर और दिसंबर 2024 इन 3 तिमाहियों के ऑडिटेड फाइनेंशियल रिजल्ट्स हैं। ये वही रिजल्ट्स हैं जो कंपनी ने स्टॉक एक्सचेंजों को सबमिट किए हैं। हाँ, तो आज का मकसद यही है कि इन 3 तिमाहियों में हाल की फाइनेंशियल हेल्थ कैसी रही, क्या ट्रेंड्स देखे, क्या फायदे नुकसान रहे और क्या अहम घटनाएं हुई, उनको समझें। चलिए तो शुरू करते हैं। पहली तिमाही मतलब जून 2024 वाली, Q1 FY 24-25। ओके, तो Q1 के स्टैंड अलोन आंकड़े देखें तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस था करीब 4.53 लाख करोड़ और नेट प्रॉफिट वो था लगभग 1.44 लाख करोड़। आंकड़े तो ठीक लग रहे हैं पहली नजर में। हाँ, आंकड़े ठीक है, पर इसमें एक चीज ध्यान देने वाली है। इस तिमाही में कंपनी को इनकम टैक्स रिफंड मिला था, करीब 25,600 लाख रुपए का, और उस पर ब्याज भी मिला, लगभग 18,900 लाख। अच्छा, तो ये तो काफी बड़ी रकम हो गई, मतलब करीब 44,000 लाख। जी हाँ। तो इससे क्या हुआ कि टैक्स का खर्चा कम दिखा और अदर इनकम बढ़ गई। इसने तिमाही के प्रॉफिट को यूं कहिए काफी सपोर्ट किया। समझ गया, मतलब ऑपरेशनल परफॉर्मेंस के अलावा ये एक बड़ा फैक्टर था। और इस दौरान कुछ निवेश भी हुए थे शायद। हाँ बिल्कुल, HAL ने 2 सेक्शन 8 कंपनियों में निवेश किया, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर टेस्टिंग फाउंडेशन EVDTF और कम्युनिकेशन टेस्टिंग फाउंडेशन CDTF। ये डिफेंस टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की तरफ एक कदम है। और वो शेयर स्प्लिट भी तो इसी तिमाही में हुआ था, 10 रुपए वाला शेयर 5 रुपए के 2 में। सही कहा, शेयर स्प्लिट हुआ और EPS वगैरह को उसी हिसाब से एडजस्ट किया गया। और एक अच्छी बात यह थी कि ऑडिटर MSA जॉन मॉरिसन कंपनी ने अनमॉडिफाइड ओपिनियन दी, मतलब उन्हें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कोई गड़बड़ी नहीं मिली। ठीक है, तो ये थी Q1 की कहानी। अब आते हैं Q2 यानी सितंबर 2024 तिमाही पर,
यहाँ क्या तस्वीर रही? Q2 में रेवेन्यू और बढ़ा, ये करीब 5.98 लाख करोड़ पहुंच गया और नेट प्रॉफिट भी थोड़ा सा बढ़कर 1.49 लाख करोड़ हो गया। ओके, छमाही आंकड़े भी अच्छे दिख रहे होंगे फिर। हाँ, छमाही रेवेन्यू 10 लाख करोड़ के पार था और नेट प्रॉफिट करीब 2.93 लाख करोड़। इस तिमाही में एक बड़ा बदलाव हुआ मैनेजमेंट में। श्री बारिन्या सेनापति नए CFO अपॉइंट हुए। अच्छा, ये तो अहम बदलाव है। और कोई खास बात Q2 में? एक एक्सेप्शनल आइटम था। बेंगलोर मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने HAL की कुछ जमीन ली थी, उसके बदले करीब 589 लाख का मुआवजा मिला। इसे असाधारण आय के तौर पर दिखाया गया। और निवेश वो जारी रहा? जी, निवेश जारी रहा। इस बार UAS टेस्टिंग फाउंडेशन और एडवांस्ड मटेरियल्स टेस्टिंग फाउंडेशन में पैसा लगाया गया। लेकिन इस तिमाही के ऑडिटर ने एक पॉइंट उठाया था, है ना, कॉर्पोरेट गवर्नेंस से जुड़ा हुआ। हाँ, ये जरूरी बात है। ऑडिटर थे MS गुप्ता नायर एंड को। ओपिनियन तो उन्होंने भी अनमॉडिफाइड ही दी, लेकिन एक एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ डाला। किस बारे में? उन्होंने ध्यान दिलाया कि कंपनी का जो बोर्ड कंपोजिशन है, मतलब बोर्ड की संरचना, वो सेबी के रेगुलेशन 17(1) और कंपनीज एक्ट के सेक्शन 149(4) के हिसाब से पूरी नहीं थी। ये एक कंप्लायंस गैप था। ओके, तो ये एक चिंता की बात हो सकती है। चलिए अब तीसरी तिमाही यानी दिसंबर 2024 Q3 पर चलते हैं। Q3 में रेवेन्यू और बढ़ गया, करीब 6.96 लाख करोड़, लेकिन नेट प्रॉफिट थोड़ा कम हुआ, लगभग 1.43 लाख करोड़ रहा। रेवेन्यू तो बढ़ रहा है पर प्रॉफिट थोड़ा कम हुआ, कोई खास वजह? हो सकता है खर्चे बढ़े हों या वो टैक्स रिफंड वाला बेस इफेक्ट कम हुआ हो। खैर, 9 महीने के आंकड़े देखें तो रेवेन्यू 17 लाख करोड़ के पार और नेट प्रॉफिट 4.35 लाख करोड़ से ऊपर था। इस तिमाही में शेयर होल्डर्स के लिए भी कुछ था शायद? हाँ, बिल्कुल। कंपनी ने 25 रुपए प्रति शेयर का पहला अंतरिम डिविडेंड डिक्लेयर किया और एक पुराना मामला भी सुलझाया। C&AG की एक पुरानी टिप्पणी थी, जिसके बाद बोर्ड ने 2009-10 से 2011-12 के PRP यानी परफॉर्मेंस रिलेटेड पे की जो ज्यादा वसूली होनी थी, उसे माफ करने का फैसला किया। ये करीब 4,318 लाख रुपए की रकम थी। अच्छा, ये तो काफी पुरानी बात को क्लोजर मिला। और वो जो अधिकारियों के वेतन से रिकवरी वाला एक और मामला चल रहा था, उसका क्या हुआ? हाँ, वो वेतन पुनर्निर्धारण वाला मामला, उसमें कर्नाटक हाईकोर्ट का फैसला ऑफिसर्स एसोसिएशन के पक्ष में आ गया। मैनेजमेंट अभी देख रहा है कि आगे क्या कानूनी कदम उठाने हैं। तो मतलब वो रिकवरी अभी होल्ड पर है। अकाउंटिंग के नजरिए से उन्होंने उस रकम को अभी भी वसूली योग्य यानी रिकवरेबल क्लेम्स में दिखाया है और उसके लिए प्रोविजन भी बनाया है। तो मामला अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। ओके, और इस तिमाही में बाढ़ से नुकसान और नया निवेश? जी, चेन्नई में बाढ़ से कुछ इन्वेंट्री खराब हुई थी, उसके लिए 464 लाख रुपए का बीमा क्लेम डाला गया है और एक नए टेस्टिंग फाउंडेशन सिस्टम्स, टेस्टिंग एंड रिसर्च फॉर एडवांस मटेरियल्स फाउंडेशन में भी निवेश किया गया। लेकिन वो बोर्ड कंपोजिशन वाला इशू जो Q2 में था, वो ठीक हुआ? नहीं, वो Q3 में भी जारी रहा। ऑडिटर ने फिर से उसी बात पे ध्यान दिलाया कि बोर्ड और ऑडिट कमेटी की संरचना अभी भी नियमों के मुताबिक नहीं है। ये एक लगातार बना हुआ कंप्लायंस इशू है। तो अगर हम तीनों तिमाहियों को एक साथ देखें तो कुछ मुद्दे लगातार दिख रहे हैं। एक तो वो पेंशन कंट्रीब्यूशन वाला। हाँ, बिल्कुल। कर्मचारियों के पेंशन योगदान को 7% से बढ़ाकर 10% किया गया, वो भी पिछली तारीख से। तो इसकी वजह से एम्प्लॉय कॉस्ट पर असर पड़ा है और एक देनदारी भी दर्ज की गई है। ये तीनों रिपोर्ट्स में मेंशन है। और दूसरा वो वेतनमान संशोधन और रिकवरी वाला मुद्दा जो कोर्ट तक गया। सही कहा, वो मामला भी लगातार चल रहा है। कोर्ट का स्टे, फिर फैसला और कंपनी का प्रोविजन बनाना, ये पुराने मुद्दे फाइनेंशियल पर असर डाल रहे हैं। इसके अलावा कंसोलिडेटेड रिपोर्ट्स में जॉइंट वेंचर्स को लेकर भी कुछ चिंताएं थीं। जी हाँ, खासकर HSOF और HABIT, ये 2 JVs हैं। इनके गोइंग कंसर्न यानी भविष्य में चलते रहने की क्षमता पर अनिश्चितता जताई गई है। और एक पुराना JV है मल्टी रोल ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट लिमिटेड, उसको तो बंद करने यानी स्वैच्छिक परिसमापन वॉलंटरी लिक्विडेशन की योजना है। तो कुल मिलाकर देखें तो HL का रेवेन्यू बढ़ रहा है, डिविडेंड भी मिल रहा है, टेस्टिंग इंफ्रा में निवेश भी हो रहा है, जो अच्छी बात है। हाँ, बिल्कुल। पर साथ ही ये कॉर्पोरेट गवर्नेंस के मुद्दे, पुराने कानूनी और वित्तीय मामले, कर्मचारी लागत से जुड़ी बातें और कुछ JVs की सेहत, ये सब चुनौतियां भी हैं। एकदम सही कहा। और यहीं से एक दिलचस्प सवाल भी खड़ा होता है। HL एक तरफ तो डिफेंस इकोसिस्टम और आत्मनिर्भरता के लिए बहुत ज़रूरी टेस्टिंग इंफ्रा बना रहा है,
जिसमें काफी निवेश जा रहा है। हाँ, और दूसरी तरफ ये पुराने वित्तीय बोझ, कंप्लायंस के मुद्दे और कुछ जेवीज की अनिश्चितता भी है। तो इन सब आंकड़ों को देखते हुए एचएएल के लिए आगे की सबसे बड़ी स्ट्रेटेजिक प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए? क्या नए निवेशों पर और जोर देना चाहिए या पहले इन पुरानी देनदारियों और मुद्दों को सुलझाने पर फोकस करना चाहिए? ये एक अहम सवाल है जिस पर शायद मैनेजमेंट को सोचना होगा। नमस्कार, आज हम हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड मतलब हैल की जो हालिया कमाई कॉल हुई है उस पर थोड़ी विस्तार से बात करेंगे। हाँ बिल्कुल। हमारे पास है 16 मई 2025 के कॉन्फ्रेंस कॉल की ट्रांसक्रिप्ट और देखिए समझने की कोशिश करेंगे कि हैल की अभी की वित्तीय स्थिति क्या है, उनकी जो जबरदस्त ऑर्डर बुक है वो कैसी है, और जो अहम प्रोजेक्ट्स हैं जैसे तेजस और प्रचंड, उनका क्या स्टेटस है और आगे कंपनी क्या सोच रही हो। बिल्कुल। और ये कॉल मतलब हैल के लिए एक बहुत ही अहम समय पर आई है। फाइनेंशियल ईयर 24-25 काफी इवेंटफुल रहा है उनके लिए। हाँ सही कहा, और नतीजे भी आप देखें तो काफी दिलचस्प हैं। हाँ, तो सीधे आंकड़ों पे ही आते हैं। कुल कारोबार रहा 30,105 करोड़ रुपए, पिछले साल से करीब 7% ज्यादा। हाँ, 7% के आसपास। और टैक्स से पहले का लाभ देखिए 10,820 करोड़ रुपए। वाह, ये तो रेवेन्यू का लगभग 35% हो गया। हाँ काफी ज्यादा। और इसमें एक चीज ध्यान देने वाली है कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो है वो करीब 27% पर स्थिर रहा है। अच्छा, जो कि बढ़ते कारोबार के साथ इसे बनाए रखना एक अच्छा संकेत है। और साथ ही जो अन्य आय है उसमें भी काफी बढ़ोतरी हुई है। हाँ, वो मैंने भी देखा 2,566 करोड़। हाँ, वो ज्यादातर ब्याज आय से है। लागत कम करने पर भी जोर साफ दिखा है कॉल में। और इस साल तो एचएएल के नाम कई बड़ी उपलब्धियां भी रहीं। सबसे खास तो शायद वो अक्टूबर 24 में मिला महारत्न का दर्जा है। हाँ बिल्कुल, पहला डिफेंस पीएसयू है जिसे ये मिला। हाँ, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, ये तो बड़ी बात है। सही कहा, और ये सिर्फ एक सम्मान नहीं है, इससे एचएएल को मतलब ज्यादा आजादी मिलती है बड़े निवेश करने की, स्ट्रेटेजिक फैसले लेने की। जो उनकी बढ़ती महत्वाकांक्षाएं हैं और इतनी बड़ी ऑर्डर बुक है उसे संभालने के लिए जरूरी भी था। और क्या उपलब्धियां रहीं? इसके अलावा सुखोई 30 के लिए जो पहला AL-31 FP इंजन है उसकी डिलीवरी कॉन्ट्रैक्ट साइन होने के 1 महीने के अंदर कर दी। ये उनकी क्षमता दिखाता है। वाओ, ये तो तेज है। हाँ, और वो महाराष्ट्र सरकार के साथ एक पुराना बिक्री कर का विवाद था, वो भी सुलझ गया। अच्छा, हाँ, वो काफी समय से चल रहा था। हाँ, एक बड़ी राहत होगी। करीब 10,000 करोड़ से ज्यादा का दावा था और वो लगभग 2,471 करोड़ में निपट गया। और वो पैसा भी वापस मिल गया। हाँ, उसे वायुसेना ने रीइंबर्स भी कर दिया। इसके साथ ही ध्रुव हेलीकॉप्टर का सिविल वर्जन, LCH प्रचंड पर मिस्ट्रॉल मिसाइल की सफल फायरिंग हुई। ओके। और HTT-40 जो बेसिक ट्रेनर एयरक्राफ्ट है उसे भी जरूरी सर्टिफिकेशन मिले। तो काफी कुछ हुआ है। बिल्कुल। पर इन सब के बीच जो ऑर्डर बुक का आंकड़ा है वो तो मतलब कमाल का है। पिछले साल था 94,127 करोड़। हाँ, और अब है 1,89,300 करोड़। बिल्कुल, लगभग 2 गुना हो गया है। इसमें हाल में जो बड़े ऑर्डर मिले हैं वो शामिल हैं। करीब 1,25,280 करोड़ के नए ऑर्डर। बाप रे। इसमें क्या क्या है? इसमें 440 AL-31 FP इंजन है, 156 LCH प्रचंड हेलीकॉप्टर है और 12 सुखोई 30 MKI विमान भी। इतनी बड़ी ऑर्डर बुक, इसका मतलब है कि अब डिलीवरी का दबाव भी उतना ही ज्यादा होगा, है ना? हाँ, जाहिर सी बात है, वो तो रह गई। लेकिन आगे के लिए भी तस्वीर अच्छी दिख रही है। अच्छा, और ऑर्डर्स आने वाले हैं? हाँ, अगले 1-2 सालों में करीब 1 लाख करोड़ रुपए के और ऑर्डर मिलने की उम्मीद है। 1 लाख करोड़? क्या शामिल है इसमें? इसमें 97 LCA Mark 1A, 143 ALH यानी एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर और कुछ डोर्नियर विमान भी। और जो मरम्मत और ओवरहॉल का काम है, ROH जिसे कहते हैं, उसके लिए भी करीब 20,000 करोड़ रुपए के ऑर्डर लाइन में है। लेकिन ये जो प्रोजेक्ट्स हैं इनमें कुछ रुकावटें भी तो आई थी, जैसे LCA तेजस Mark 1A के G इंजन की सप्लाई में देरी की बात चल रही थी। हाँ, वो एक चुनौती थी जरूर, पर कॉल में उन्होंने बताया कि जी ने सप्लाई चेन की दिक्कतें सुलझा ली हैं। अच्छा, तो अब क्या स्थिति है? उम्मीद है कि कैलेंडर वर्ष 2025 में 12 इंजन मिल जाएंगे और HL खुद भी अपनी तरफ से उत्पादन क्षमता तेजी से बढ़ा रहा है। कैसे? नासिक में एक तीसरी प्रोडक्शन लाइन खोल रहे हैं और लक्ष्य ये है कि निजी क्षेत्र के जो पार्टनर्स हैं, L&T, वेम, अल्फा टॉको, टैसल, उनके साथ मिलकर सालाना 30 विमान बनाए जाएं। अच्छा, मतलब प्राइवेट कंपनियों को भी साथ ला रहे हैं।
ये इसलिए कि जल्दी डिलीवरी हो सके। हाँ, ये शायद दोनों का मिक्स है। डिलीवरी तेज करनी है और अपनी क्षमता बढ़ाने के साथ साथ प्राइवेट सेक्टर की मदद लेना भी एक अच्छा कदम है। और तेजस मार्क 2 का क्या अपडेट है? मार्क 2 का प्रोटोटाइप, उसकी पहली उड़ान अगले साल मतलब 2026 की शुरुआत में हो सकती है। सर्टिफिकेशन में भी टाइम लगेगा, शायद 2029-30 तक। और उसका इंजन GEF 414? हाँ, उसके टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और कीमत पर अभी बातचीत चल रही है। और वो ALH ध्रुव हेलीकॉप्टर, पिछले साल एक दुर्घटना हुई थी, उसके बाद कुछ वेरिएंट्स को ग्राउंड करना पड़ा था। हाँ, उसकी वजह से नौसेना और तटरक्षक बल वाले जो वेरिएंट्स थे, उनकी डिलीवरी पर असर पड़ा था। सेना और वायुसेना के लिए तो मुद्दा हल हो गया है, लेकिन नौसेना और तटरक्षक वाले वेरिएंट्स के लिए समाधान इसी साल जुलाई 2025 तक आने की उम्मीद है। अच्छा, और LCH प्रचंड के लिए तो 156 हेलीकॉप्टरों का बड़ा ऑर्डर है। डिलीवरी 2027-28 से शुरू होगी और करीब 6 साल में पूरी होगी। टारगेट है सालाना 30 हेलीकॉप्टर बनाने का। और वो सुखोई 30 का अपग्रेड प्रोग्राम, वो भी काफी बड़ा प्रोजेक्ट लग रहा है। हाँ, बिल्कुल, काफी महत्वाकांक्षी है। इसमें पूरे एवियोनिक्स सिस्टम को, मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स को बदला जाना है। इसकी मंजूरी कब तक मिलेगी? उम्मीद है अगले 6 महीनों में सरकारी मंजूरी मिल जाए और फिर 84 विमानों के अपग्रेड का करीब 60,000 करोड़ का ऑर्डर अगले 5 सालों में आ सकता है, जैसे ही डिजाइन फाइनल होता है। और एक LUH लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर भी था? हाँ, LUH में कुछ डिजाइन और सॉफ्टवेयर से जुड़ी दिक्कतें हैं। उम्मीद है कि इस फाइनेंशियल ईयर में वो हल हो जाएंगी, जिसके बाद 12 हेलीकॉप्टरों का लिमिटेड सीरीज प्रोडक्शन का ऑर्डर मिल सकता है। तो आगे के लिए HAL की मुख्य रणनीति क्या दिख रही है? क्या फोकस एरिया है? 2 मुख्य चीजें हैं। एक तो है क्षमता निर्माण, मतलब कैपेसिटी बिल्डिंग, जो इतने सारे ऑर्डर मिले हैं उन्हें टाइम पर पूरा करना। सही। और दूसरा है सामर्थ्य निर्माण, मतलब कैपेबिलिटी बिल्डिंग, भविष्य की जो टेक्नोलॉजी है उसे डेवलप करना। इसके लिए निवेश भी तो करना पड़ेगा। बिल्कुल। अगले 5 सालों में करीब 14,000 से 15,000 करोड़ का भारी भरकम कैपेक्स यानी पूंजीगत व्यय प्लान किया गया है। 15,000 करोड़? ये पैसा कहाँ लगेगा? इसमें प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ाना है, ROH की सुविधाएं बेहतर करनी है, LCA Mark 2 के लिए तैयारी करनी है, GE 414 इंजन और IMRH इंजन के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है। ये सब शामिल है। MRO का बिजनेस कैसा रहेगा? पुराने प्लेन तो फेज आउट हो रहे हैं। हाँ, MiG-21 जैसे विमान जा रहे हैं, लेकिन नए विमान आ रहे हैं और मौजूदा बेड़े को मेंटेनेंस की जरूरत तो रहेगी ही। तो MRO बिजनेस मजबूत बने रहने की उम्मीद है। सिविल एविएशन में भी कुछ कर रहे हैं? हाँ, एयरबस के साथ एक MOU हुआ है। नासिक में A320 विमानों के सी चेक के लिए एक फैसिलिटी बना रहे हैं। उससे रेवेन्यू अगले फाइनेंशियल ईयर से आने की उम्मीद है। और आजकल ड्रोन UAV की बहुत बात होती है, उसमें HAL क्या कर रहा है? देखिए, HAL छोटे कम लागत वाले ड्रोन बाजार पर फोकस नहीं कर रहा है। उनका ध्यान ज्यादा क्षमता वाले UCAV, मतलब अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल पर है। जैसे कैट्स वॉरियर। कैट्स का मतलब है कॉम्बैट एयर टीमिंग सिस्टम। उसका डेवलपमेंट चल रहा है। अच्छा। और अगले साल मतलब FY26 के लिए उनके फाइनेंशियल अनुमान क्या है, कुछ बताया? हाँ, राजस्व में करीब 8-10% की बढ़ोतरी का अनुमान लगाया है और ऑपरेटिंग मार्जिन वो लगभग 31% के आसपास बनाए रखने की उम्मीद है। 31%? ये तो काफी अच्छा मार्जिन है। हाँ, काफी स्वस्थ है। तो कुल मिलाकर देखें तो HAL ने चुनौतियों के बाद भी मतलब काफी मजबूत फाइनेंशियल नतीजे दिए हैं। ऑर्डर बुक रिकॉर्ड लेवल पर है। बिल्कुल। जो बड़े रक्षा प्रोजेक्ट्स हैं उनमें भी प्रगति दिख रही है और भविष्य के लिए भी बड़े रणनीतिक निवेश की तैयारी चल रही है। हाँ, सार यही है। सब कुछ सही दिशा में जाता दिख रहा है। लेकिन यहाँ एक सवाल जरूर उठता है सोचने के लिए कि इतनी बड़ी ऑर्डर बुक है, देश के लिए इतना रणनीतिक महत्व है। हाँ। तो HAL जो डिलीवरी तेज करने की मांग है, जो दबाव है, उसको कैसे बैलेंस करेगा? क्योंकि एरोस्पेस मैन्युफैक्चरिंग जटिल होती है, R&D में लंबा समय लगता है और सप्लाई चेन की दिक्कतें, खासकर विदेशी कंपनियों जैसे GE पर निर्भरता। बिल्कुल। तो ये जो महत्वाकांक्षा है और जो सच में करने की क्षमता है, इसके बीच संतुलन कैसे साधा जाएगा, ये देखना आगे बहुत महत्वपूर्ण होगा। नमस्कार, आज हम हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL पर बात करेंगे, खासकर उनके कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर। जी। हमारे पास उनकी 31 मार्च 2025 वाली कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट है जो उन्होंने सेबी को दी है। HAL, जैसा हम जानते हैं, एक इक्विटी कंपनी है, स्क्रिप्ट कोड 54114। हाँ, और ये रिपोर्ट सीधी सेबी फाइलिंग से है। ठीक है। तो इसमें कंपनी के बोर्ड की बनावट, समितियों का काम, नियमों का पालन, ये सब चीजें शामिल हैं। बिल्कुल।
तो आज हम यही समझना चाह रहे हैं कि हैल की गवर्नेंस व्यवस्था कैसी है, और खासकर वो जो स्वतंत्र निदेशकों मतलब इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स या आईडीज की कमी की बात है, उससे क्या दिक्कतें आ रही हैं। हाँ, ये एक अहम मुद्दा है। चलिए शुरू करते हैं बोर्ड की संरचना से। सेबी के नियम तो काफी साफ है इस बारे में, हाँ, लेकिन रिपोर्ट देखें तो पता चलता है कि हैल पूरी तरह से नियमों का पालन नहीं कर पा रहा है। अच्छा, तो मुख्य दिक्कत क्या है? सबसे बड़ी बात यह है कि 31 मार्च 2025 तक बोर्ड में सिर्फ एक ही स्वतंत्र निदेशक थे, श्री दीपक अबा साहिब शिंदे। सिर्फ एक, जबकि नियम क्या कहते हैं? नियम के हिसाब से कम 7 आईडीज होने चाहिए और उसमें भी एक महिला आईडी का होना जरूरी है। ओ, तो मतलब 6 आईडीज की सीधी सीधी कमी है। बिल्कुल, 6 स्वतंत्र निदेशकों की कमी। पर ये कमी क्यों है? मतलब एचएएल जैसी बड़ी कंपनी में। देखिए, एचएएल एक पीएसयू है, मतलब पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। हाँ। तो पीएसयूज में जो स्वतंत्र निदेशक होते हैं उनकी नियुक्ति सरकार करती है। अच्छा। रिपोर्ट बताती है कि एचएएल ने कई बार सरकार से कहा है, अनुरोध किया है इन नियुक्तियों के लिए, पर वो अभी तक हुई नहीं है, लंबित हैं। तो ये निर्भरता वाली बात हो गई। और इस बीच चेयरपर्सन का क्या? श्री सुनील कृष्णमूर्ति देवनाहल्ली। हाँ, वो एमडी तो है ही, पर साथ में उनके पास डायरेक्टर इंजीनियरिंग और आरएनडी और डायरेक्टर एचआर का अतिरिक्त चार्ज भी है। ओह, मतलब एक ही व्यक्ति के पास इतनी सारी महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां, गवर्नेंस के लिहाज से ये थोड़ा। हाँ बिल्कुल, ये शक्तियों के केंद्रीकरण का सवाल उठाता है, खासकर जब स्वतंत्र निगरानी कमजोर हो, हितों के टकराव की भी संभावना रहती है। सही कहा। और एक और बदलाव हुआ था, शायद कोई सदस्य रिटायर हुए थे। जी, श्री अतासी बरन प्रधान का कार्यकाल 28 फरवरी 2025 को खत्म हो गया, तो उससे बोर्ड की स्थिति पर और असर पड़ा। तो ये जो आईडीज की कमी है, इसका असर सिर्फ बोर्ड तक ही रहा या समितियों पर भी पड़ा? नहीं, इसका सीधा असर समितियों पर भी पड़ा है, खासकर 2 बहुत जरूरी समितियां, एक तो ऑडिट समिति और दूसरी नामांकन और पारिश्रमिक समिति, जिसे नॉमिनेशन एंड रेम्यूनरेशन कमेटी या एनआरसी कहते हैं। अच्छा। इन दोनों का गठन सेबी और कंपनीज एक्ट 2013 के नियमों के हिसाब से नहीं हो पाया है। वजह वही, पर्याप्त स्वतंत्र निदेशक नहीं है। और क्योंकि श्री शिंदे ही अकेले आईडी हैं, तो क्या वही इन दोनों समितियों के अध्यक्ष हैं? हाँ, रिपोर्ट तो यही बताती है। श्री शिंदे ही ऑडिट कमेटी और एनआरसी दोनों के चेयरमैन हैं, जो कि जाहिर है आदर्श स्थिति तो बिल्कुल नहीं है। सही बात है। हालांकि ये भी बताना जरूरी है कि 2 और समितियां हैं, स्टेक होल्डर्स रिलेशनशिप कमेटी और रिस्क मैनेजमेंट कमेटी। वो नियमों के अनुसार ही बनी है और ठीक से काम कर रही हैं। ठीक है, लेकिन जो समितियां नियमों का पालन नहीं कर रही, उसका कुछ नतीजा भी तो हुआ होगा। आपने जुर्माने की बात की थी। जी हाँ, बिल्कुल। नियमों का पालन ना करने की वजह से एनएसई और बीएसई दोनों स्टॉक एक्सचेंज ने एचएएल पर जुर्माना लगाया है। ओह, कब और कितना? ये 17 मार्च 2025 को लगाया गया। कुल मिलाकर 5,61,680 रुपए का जुर्माना है। करीब 5.5 लाख। हाँ, ये जुर्माना एसईबी आईओडीआर रेगुलेशन 17, 18 और 19 का पालन ना करने के लिए है। ये रेगुलेशन सीधे बोर्ड की संरचना और इन्हीं समितियों से जुड़े हैं। तो क्या एचएएल के लिए ये रकम मायने रखती है? कंपनी ने क्या कहा है इस पर? देखिए, एचएएल के साइज को देखते हुए शायद ये रकम बहुत बड़ी ना लगे, और कंपनी ने अपनी रिपोर्ट में इसका वित्तीय प्रभाव 0 यानी नील ही बताया है। लेकिन इसका एक सांकेतिक महत्व है। ये दिखाता है कि रेगुलेटर्स अनुपालन को गंभीरता से लेते हैं, भले ही देरी की वजह कंपनी के नियंत्रण से बाहर हो, जैसे कि इस मामले में सरकारी नियुक्तियों में देरी। सही कहा। तो बोर्ड और समितियों की संरचना एक बड़ी चुनौती है, जिसके चलते जुर्माना भी लगा। अच्छा, रिपोर्ट में कुछ और बातें भी थी, जैसे वो टैक्स विवाद का मामला। हाँ, वो एक काफी पुराना मामला था, 1993 से चल रहा था, महाराष्ट्र राज्य कर विभाग के साथ। अच्छा, कितना बड़ा विवाद था? करीब 2,471 करोड़ रुपए की देनदारी का मामला था। लेकिन अच्छी बात यह है कि ये पीएसयू माफी योजना के तहत सुलझ गया है। सुलझ गया मतलब एचएएल ने भुगतान कर दिया? हाँ, एचएएल ने करीब 2,470.97 करोड़ का भुगतान किया, पर इसमें एक दिलचस्प मोड़ ये है कि ये पूरी रकम उन्हें ग्राहक से प्रतिपूर्ति यानी रीइंबर्स हो गई। अरे वाह, ग्राहक से? जी हाँ, तो अब वो मामला पूरी तरह से बंद हो चुका है। ये तो काफी अच्छा रहा एचएएल के लिए। अच्छा, निवेशक शिकायतों का क्या स्टेटस था? तिमाही के अंत में 31 मार्च 2025 तक 20 निवेशक शिकायतें अनसुलझी थीं। ठीक है, और तिमाही के दौरान कितनी आईं और कितनी निपटाई गईं? रिपोर्ट के मुताबिक तिमाही शुरू हुई तो 5 शिकायतें थीं, 221 नई आईं और 206 का निपटारा कर दिया गया, तो अंत में 20 बचीं।
ठीक है। और पारदर्शिता के लिहाज से वेबसाइट वगैरह पर जानकारी है? हाँ, उस मामले में कंपनी ठीक दिखती है। ज्यादातर जो जरूरी जानकारी होती है जैसे डायरेक्टर्स के प्रोफाइल, नीतियां, वित्तीय नतीजे वगैरह, वो सब उनकी वेबसाइट www.hal-india.co.in पर उपलब्ध हैं। तो कुल मिलाकर देखें तो तस्वीर थोड़ी मिली जुली सी है। मतलब HAL ऑपरेशनल लेवल पर कई चीजें ठीक कर रहा है, पर स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति सरकार पर निर्भर होने की वजह से एक बड़ी नियामक चुनौती बनी हुई है। हाँ, बिल्कुल। बोर्ड और मुख्य समितियों की संरचना पर इसका सीधा असर है और जुर्माना भी उसी का नतीजा है। ये स्थिति PSUs में कॉर्पोरेट गवर्नेंस के एक बुनियादी मुद्दे को दिखाती है। एक तरफ नियम है, रेगुलेशंस हैं। हाँ, इसमें और दूसरी तरफ सरकारी नियंत्रण और प्रक्रियाएं हैं। हाँ, तो ये सोचने वाली बात है कि सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों में ये जो सरकारी नियुक्तियों पर निर्भरता है, ये उनकी गवर्नेंस की प्रभावशीलता को असल में कैसे प्रभावित करती है? क्या इससे उनकी स्वायत्ता और जवाबदेही में कोई बाधा आती है? ये एक बड़ा सवाल है और इस पर विचार करना वाकई जरूरी है। नियामक स्वतंत्रता और सरकारी नियंत्रण के बीच सही संतुलन कैसे बने, ये PSUs के लिए हमेशा एक चुनौती रहती है। स्वागत है। आज हम हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी हेल, इसके शेयरधारिता पैटर्न की थोड़ी गहराई में जा रहे हैं। हमारे पास 31 मार्च 2025 को जो तिमाही खत्म हुई, उसकी रेगुलेटरी फाइलिंग है कंपनी की। हेल, हम सब जानते हैं, एक बहुत अहम पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, PSU जिसे कहते हैं। तो आज देखते हैं कि इस बड़ी कंपनी की मालिकी असल में किसके पास है। अच्छा, तो रिपोर्ट को अगर देखें तो साफ तौर पर दो बड़े हिस्सेदार दिख रहे हैं, एक तो प्रमोटर और दूसरे पब्लिक। चलिए पहले प्रमोटर वाले हिस्से से ही शुरू करते हैं। क्या कहती है रिपोर्ट? बिल्कुल। और देखिए, यहाँ सबसे अहम बात यही है कि हेल में जो मालिकाना हक का सबसे बड़ा हिस्सा है वो प्रमोटर के पास ही है, और ये प्रमोटर हैं भारत के राष्ट्रपति, मतलब केंद्र सरकार। कंपनी के कुल शेयर्स हैं करीब 66.88 करोड़ इक्विटी शेयर्स। इसमें से लगभग 47.91 करोड़ शेयर्स, यानी आप कह सकती हैं 71.64%, वो सीधे सरकार के नियंत्रण में है। ओह, 71.64%, ये तो बहुत ही बड़ा हिस्सा हुआ। हाँ, काफी बड़ा। ये कंपनी की जो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है उसको भी दिखाता है। सही बात है। तो इसका मतलब ये हुआ कि सरकार का कंपनी पर बहुत मजबूत नियंत्रण है। तो फिर बाकी का जो हिस्सा बचा, लगभग 28.36%, वो पब्लिक के पास गया। हाँ, ये पब्लिक शेयर होल्डिंग, मतलब इसमें कौन कौन लोग हैं या कौन सी संस्थाएं हैं, ये कैसे बटा हुआ है? हाँ, तो ये जो बाकी का 28.36% है, मतलब करीब 18.97 करोड़ शेयर्स, ये पब्लिक के पास है। और इसका बंटवारा काफी दिलचस्प है। इसे हम मोटे तौर पर 3 हिस्सों में देख सकते हैं। एक तो है घरेलू संस्थागत निवेशक, फिर विदेशी संस्थागत निवेशक, और तीसरे गैर संस्थागत निवेशक। अच्छा, 3 हिस्से। तो पहले घरेलू संस्थाओं की बात कर लेते हैं। इसमें कौन कौन आता है और कितना हिस्सा है इनका? हाँ, तो घरेलू संस्थाएं जो हैं, उनके पास कुल मिला के 8.3% हिस्सेदारी है। इसमें सबसे बड़ा चंक आप कह सकती हैं म्यूचुअल फंड्स का है, करीब 4.31%। 4.31% म्यूचुअल फंड्स का? हाँ, और इसमें भी अगर देखें तो HDFC म्यूचुअल फंड वो अकेले ही 1.14% होल्ड करता है, तो वो सबसे बड़ा खिलाड़ी है इसमें। अच्छा, HDFC। जी। फिर आती हैं बीमा कंपनियां, उनका हिस्सा है 3.34%, और इसमें जैसा कि उम्मीद की जा सकती है LIC सबसे आगे है। LIC की हिस्सेदारी करीब 2.72% है। ओके, LIC भी है। हाँ, और इसके अलावा छोटे हिस्से प्रोविडेंट और पेंशन फंड्स के भी हैं, करीब 0.52%। तो ये सब मिलकर दिखाता है कि देश के जो बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, उनका HAL पर भरोसा है। ये तो दिलचस्प है। घरेलू संस्थानों का कुल मिलाकर 8.3%। ठीक है। अब वो जो दूसरा ग्रुप था, विदेशी संस्थागत निवेशक, उनका क्या स्टेटस है? हाँ, यहाँ आंकड़ा और भी ध्यान देने वाला है। विदेशी संस्थागत निवेशक, जिन्हें हम FPIs कहते हैं, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स। FPIs, हाँ। हाँ, उनके पास घरेलू संस्थानों से भी ज्यादा हिस्सेदारी है, कुल 12.08%। क्या बात कर रही हैं? 12.08%। ये तो घरेलू वाले 8.3% से काफी ज्यादा है। हाँ, बिल्कुल, ये काफी महत्वपूर्ण आंकड़ा है। इसका मतलब क्या समझें? क्या ये सामान्य बात है किसी PSU के लिए, या ये कुछ खास इशारा कर रहा है? देखिए, HAL जैसी बड़ी और जाने मानी PSU के लिए ये एकदम असामान्य तो नहीं कहेंगे,
लेकिन हाँ, ये जरूर दिखाता है कि अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों का भरोसा शायद बढ़ रहा है। हो सकता है वो भारत के डिफेंस सेक्टर की ग्रोथ को लेकर या HAL की जो मजबूत ऑर्डर बुक है उसको लेकर काफी पॉजिटिव हो। ये हो सकता है। और रिपोर्ट में एक और बात है कि विदेशी निवेश की जो कुल स्वीकृत सीमा है वो 49% है, जबकि अभी इस्तेमाल कितना हुआ है, सिर्फ 12.27%। अच्छा, तो मतलब अभी काफी गुंजाइश है और बढ़ने की। हाँ बिल्कुल, अभी काफी रूम है इसमें। समझ गया। तो ये हो गए घरेलू और विदेशी संस्थान। इसके बाद तीसरा समूह कौन सा था? तीसरा समूह है गैर संस्थागत निवेशकों का। इनके पास है करीब 7.98% हिस्सेदारी, और इसमें जो सबसे बड़ा हिस्सा है वो हम जैसे आम रिटेल निवेशकों का है, मतलब वो लोग जिनके पास 2 लाख रुपए तक के शेयर हैं। अच्छा, रिटेल निवेशक। हाँ, उनका कुल हिस्सा करीब 6.89% है। तो ये भी दिखाता है कि बड़ी संख्या में छोटे निवेशक भी HAL की ग्रोथ स्टोरी से जुड़ना चाहते हैं। हाँ, ये तो काफी अच्छी भागीदारी है रिटेल की। इसके अलावा थोड़े से NRI हैं, मतलब नॉन रेसिडेंट इंडियन, उनके पास 0.3% है, और कुछ कॉर्पोरेट बॉडीज भी हैं जिनके पास करीब 0.44% शेयर है। ठीक है, तो ये पूरी पब्लिक होल्डिंग का ब्रेकअप हो गया। रिपोर्ट में कोई और खास बात जो सामने आई हो, जैसे शेयर गिरवी रखना या कुछ और? हाँ, कुछ और महत्वपूर्ण चीजें हैं, जैसे कि कंपनी ने कोई पार्टली पेड अप शेयर्स जारी नहीं किए हैं, नहीं कोई कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज हैं या वारंट्स, और डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स वाले शेयर भी नहीं है, सब स्टैंडर्ड इक्विटी शेयर हैं। ओके। और सबसे अहम बात, प्रमोटर ने यानी सरकार ने अपने शेयर्स कहीं गिरवी नहीं रखे हैं, 0 प्लेज है। ये अच्छी बात है। हाँ, और लगभग सारे ही शेयर डीमैटेरियलाइज्ड फॉर्म में है, जो आजकल स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है। ये सब चीजें कंपनी के एक साफ सुथरे कैपिटल स्ट्रक्चर की तरफ इशारा करती हैं। तो मतलब अगर हम पूरी तस्वीर को समेटें तो HAL एक ऐसी कंपनी है जिस पर सरकार का मजबूत नियंत्रण है, 71% से ज्यादा हिस्सेदारी के साथ। बिल्कुल। लेकिन साथ ही पब्लिक शेयर होल्डिंग भी काफी फैली हुई है। इसमें घरेलू संस्थान भी हैं, विदेशी संस्थान भी अच्छी खासी तादाद में हैं, और आम रिटेल निवेशक भी बड़ी संख्या में जुड़े हुए हैं। एकदम सही कहा आपने। ये संरचना एक तरह का आप कह सकती हैं संतुलन दिखाती है। सरकार का रणनीतिक नियंत्रण भी है और बाजार की भागीदारी भी काफी है। यहाँ पर एक सोचने वाली बात ये उठती है कि इस तरह की जो मिक्स्ड शेयरधारिता होती है, जहाँ सरकार का दबदबा तो है पर विदेशी और घरेलू संस्थान भी अच्छी खासी संख्या में मौजूद है, तो ये चीज़ HAL के फैसलों को, उसकी कार्यप्रणाली को और बाजार में उसकी इमेज को मतलब किस तरह से प्रभावित करती होगी? क्या ये कभी रणनीतिक लक्ष्यों और बाजार की उम्मीदों के बीच एक चुनौती जैसी स्थिति पैदा करती है? ये वाकई एक दिलचस्प सवाल है आगे सोचने के लिए। हाँ, ये सवाल आगे विचार करने लायक जरूर है। नमस्कार, आज हम भारतीय एरोस्पेस और डिफेंस सेक्टर पर एक गहरी नजर डाल रहे हैं, खासकर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड मतलब HAL और उसकी टक्कर की जो दूसरी कंपनियां हैं उन पर। हमारे पास इन कंपनियों के कामकाज और कमाई के कुछ आंकड़े हैं, उनका विश्लेषण है। हाँ बिल्कुल, और हमारा मकसद यही है कि इन आंकड़ों से मतलब जो जरूरी जानकारी है उसे निकालकर समझें कि हाल आज कहाँ खड़ा है और ये पूरा सेक्टर जो तेजी से बढ़ रहा है उसमें क्या चल रहा है। हाँ, क्योंकि मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भरता पर इतना जोर है आजकल, तो ये सेक्टर तो वाकई बहुत अहम हो गया है। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। HAL के बारे में तो ज्यादातर लोग जानते ही हैं। भारत की सबसे बड़ी एरोस्पेस कंपनी है, हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर ये सब बनाती है जी। इसके मुकाबले में मुख्य खिलाड़ी कौन है? देखिए, अगर हम सरकारी कंपनियों की बात करें तो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड यानी BEL है, जो डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स में बहुत मजबूत है। फिर भारत डायनेमिक्स लिमिटेड BDL, ये मिसाइलें बनाती हैं। और फिर जहाज बनाने वाली कंपनियां हैं कोचीन शिपयार्ड CSL और मजगांव डॉक, जिसे MDL कहते हैं। अच्छा। और हाँ, एक प्राइवेट कंपनी भी है जो काफी चर्चा में रहती है, डेटा पैटर्न्स। ये डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स के हाईटेक सॉल्यूशन पर काम करती है। ओके, तो ये मुख्य कंपनियां हो गई। अब अगर हम साइज देखें, मतलब बाजार में किसकी कितनी वैल्यू है, मार्केट कैप, तो कौन सबसे आगे दिखता है? साइज के हिसाब से तो जाहिर है HAL और BEL ही सबसे बड़े खिलाड़ी हैं। सालों से स्थापित हैं, काम का दायरा बहुत बड़ा है। लेकिन जब हम वैल्यूएशन देखते हैं, मतलब निवेशक उनकी कमाई के हर रुपए के लिए कितना प्रीमियम देने को तैयार हैं, जिसे PE रेशियो कहते हैं, वहां कहानी थोड़ी अलग हो जाती है। अच्छा, कैसे? वहां पर BDL और खासकर डेटा पैटर्न्स, इनका PE अक्सर काफी ऊंचा रहता है HAL या BEL के मुकाबले। ऐसा क्यों, क्या वजह हो सकती है?
इसकी वजह शायद उनकी खासियत है। बीडीएल मिसाइलों में है, जो एक हाई ग्रोथ एरिया माना जाता है, और डेटा पैटर्न्स तो बहुत ही एडवांस्ड मतलब आला दर्जे के इलेक्ट्रॉनिक्स और सिस्टम्स में है, जहां शायद ग्रोथ की उम्मीदें और भी ज्यादा हैं। स्पेशलाइजेशन का फायदा। हाँ, और जो जहाज बनाने वाली कंपनियां हैं, सीएसएल और एमडीएल, उनका वैल्यूएशन स्वाभाविक रूप से थोड़ा कम रहता है। वो अलग तरह का बिजनेस है। सही है। अच्छा, अब जरा कमाई और मुनाफे की बात करते हैं। पिछले कुछ सालों में कैसा ट्रेंड रहा है इन कंपनियों का? देखिए, आमतौर पर तो ज्यादातर कंपनियों की कमाई और मुनाफा बढ़ा ही है। सरकार का फोकस है इस सेक्टर पर, ऑर्डर्स आ रहे हैं। खासतौर पर अगर आप देखें तो बीडीएल, सीएसएल और डेटा पैटर्न्स, इनमें आगे भी अच्छी ग्रोथ की उम्मीद की जा रही है, ऐसा अनुमान है। और मुनाफे के मार्जिन, मतलब लागत निकालने के बाद कितना बचता है, वहां क्या तस्वीर है? मार्जिन में एक बहुत ही दिलचस्प चीज है। बताइए। डेटा पैटर्न्स, उनके मार्जिन कमाल के हैं। कमाल के मतलब उनके जो खास हाई वैल्यू टेक्नोलॉजी वाले प्रोडक्ट्स हैं ना, उनकी वजह से उनके ग्रॉस मार्जिन 60-65% तक पहुंच जाते हैं। ईबिडा मार्जिन भी 40% के ऊपर। ये असाधारण है इस सेक्टर में। बाप रे, 60-65% ग्रॉस। हाँ, बीएल के मार्जिन भी काफी अच्छे हैं, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉनिक्स पर फोकस करते हैं। उनका नेट प्रॉफिट मार्जिन करीब 20-25% रहता है। ये भी मजबूत है। बिल्कुल। एचएएल के मार्जिन भी ठीक ठाक है, स्वस्थ कह सकते हैं। नेट मार्जिन 10-14% के आसपास। जहाज बनाने वालों के मार्जिन थोड़े कम होते हैं, 5-8% नेट मार्जिन। वो भारी उद्योग है, उसमें मार्जिन कम ही रहते हैं। समझ गए। तो मार्जिन की कहानी तो डेटा पैटर्न्स और बीएल के पक्ष में ज्यादा दिखती है, लेकिन इन कंपनियों की माली हालत कैसी है? मतलब कहीं ये ऊंचे मार्जिन कर्ज लेकर तो नहीं आ रहे? कर्ज कितना है इन पर? ये बहुत बहुत अहम सवाल है, और यहाँ एक अच्छी खबर है। क्या? लगभग सभी जो बड़ी सरकारी डिफेंस कंपनियां हैं, एचएएल, बीईएल, बीडीएल, सीएसएल, एमडीएल, ये या तो बहुत ही कम कर्ज के साथ काम करती हैं या फिर कर्ज मुक्त हैं। बीडीएल तो पूरी तरह से कर्ज मुक्त है, जीरो डेट। अरे वाह! हाँ, और इनके पास कैश भी अच्छा खासा रहता है, लिक्विडिटी की कोई समस्या नहीं है। तो मतलब फंडामेंटली काफी मजबूत है। बिल्कुल। और डेटा पैटर्न्स भी प्राइवेट होने के बावजूद काफी मजबूत बैलेंस शीट रखती है, कर्ज बहुत कम है। ये मजबूत बुनियाद इन्हें स्थिरता देती है, जो डिफेंस सेक्टर के लिए जरूरी है। ये तो बहुत अच्छी बात है कि कर्ज कम है, पर क्या ये भविष्य के लिए तैयारी कर रही हैं? मतलब निवेश, आर&डी, नए ऑर्डर्स, इस पर क्या कहेंगे? हाँ, निवेश तो हो रहा है। सभी कंपनियां अपनी क्षमता बढ़ाने, आधुनिकीकरण करने, जिसे कैपेक्स कहते हैं, उसमें पैसा लगा रही हैं। रिसर्च और डेवलपमेंट यानी आर&डी पर भी खर्च जरूरी है इस फील्ड में। कौन कितना कर रहा है अंदाजन? और जो रेट है उसमें भी ज्यादा फर्क नहीं आया। जो मेरे को याद है, जब मैं छोटा था तो उस टाइम पे जो भी रेट था उससे शायद 15 या 20 रुपए कुछ ऊपर नीचे हुआ होगा। और नए ऑर्डर्स काम आ रहा है इनके पास, क्योंकि सरकारी ऑर्डर्स पर ही ज्यादातर निर्भरता होगी। बिल्कुल आ रहा है। हाल के सालों में सबको बड़े और महत्वपूर्ण ऑर्डर्स मिले हैं। एचएएल को तेजस फाइटर जेट के बड़े ऑर्डर मिले हैं, नए हेलीकॉप्टर्स के ऑर्डर मिले हैं। बीएल को लगातार रडार, कम्युनिकेशन सिस्टम्स, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम्स के ऑर्डर मिल रहे हैं। अभी हाल में भी कई 100 करोड़ के ऑर्डर्स मिले हैं। बीडीएल को नई मिसाइलों के ऑर्डर हैं, जैसे आकाश, एस्ट्रा मॉक 1 वगैरह। और शिपयार्ड्स को भी। सीएसएल को एयरक्राफ्ट कैरियर का काम मिला। एमडीएल नई पनडुब्बियां बना रही हैं, जैसे स्कॉर्पियन क्लास। मतलब ऑर्डर बुक मजबूत दिख रही है सबकी। हाँ, सरकार से लगातार ऑर्डर्स का जो ये फ्लो है, वही इनकी स्थिरता की एक तरह से कहें तो रीढ़ की हड्डी है। तो इन सब बातों को अगर हम समेटें तो एचएएल की स्थिति कैसी नजर आती है इस पूरे कंपटीशन में? देखिए, एचएएल साफ तौर पे मार्केट लीडर है, इसमें कोई दो राय नहीं। उसकी ताकत है उसका विशाल आकार, उसका विविध पोर्टफोलियो, वो कई तरह की चीजें बनाती है, फाइटर जेट से लेकर हेलीकॉप्टर और इंजन तक। उसकी वित्तीय स्थिति बहुत मजबूत है, कर्ज लगभग शून्य है, आर&डी क्षमताएं भी हैं, और सबसे बड़ी बात सरकार का रणनीतिक समर्थन है, जिसे लगातार ऑर्डर मिलते रहते हैं। ये तो हुई उसकी ताकतें। हाँ, लेकिन जैसा हमने देखा, जो डेटा पैटर्न्स जैसे खास खिलाड़ी हैं, वो मार्जिन के मामले में कहीं बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं। बीईएल इलेक्ट्रॉनिक्स में बहुत मजबूत दावेदार है। तो जहां एचएएल का आकार और सरकारी समर्थन उसे एक अलग लीग में रखता है, वहीं खास टेक्नोलॉजी और मुनाफा कमाने की क्षमता में दूसरी कंपनियां भी कम नहीं है। मतलब सिर्फ साइज ही सब कुछ नहीं है, निश एरिया में स्पेशलाइजेशन और प्रॉफिटेबिलिटी भी उतनी ही मायने रखती है। बिल्कुल। एचएएल का दबदबा तो अपनी जगह है, और भारत की रक्षा आत्मनिर्भरता में उसका जो केंद्रीय रोल है वो निर्विवाद है। पर ये जो दूसरी कंपनियां हैं, खासकर निश एरिया में, वो भी अपनी अहमियत साबित कर रही हैं। वाकई ये बहुत दिलचस्प विश्लेषण रहा
कि कैसे अलग-अलग तरह की कंपनियां इस इतने महत्वपूर्ण सेक्टर में अपनी अपनी जगह बना रही हैं। हाँ, बिल्कुल। और ये विश्लेषण हमें एक विचार के साथ छोड़ जाता है क्या? कि जैसे जैसे डेटा पैटर्न्स जैसी प्राइवेट कंपनियां डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे खास आला दर्जे के क्षेत्रों में नवाचार कर रही हैं, इनोवेशन ला रही हैं, तो भविष्य में इन स्थापित पुरानी सरकारी कंपनियों और इन उभरते हुए तेज तरार प्राइवेट खिलाड़ियों के बीच का तालमेल कैसा होगा? और ये तालमेल भारत के आत्मनिर्भर बनने के लक्ष्यों को कैसे और कितना प्रभावित करेगा, इस पर सोचना जरूरी है।